हाँ, तो नफेस हम लोग निकाल चुके थे, अब हम लोग निकाल रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसको दूसरे मेथड से करेंगे, क्योंकि उसमें दूसरा मेथड बोला है, इल्ड वैल्यू इल्ड मेथड। इल्ड मेथड में हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, पफेस। तो वो कैसे निकालेंगे, इस सब में क्या दिया हुआ है, इस सब में हम लोगों को 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। देखो, हम लोग को इसमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले सही टोटल प्रॉफिट निकालना होगा। टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, 3 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सब में एक बैड डेट था, जो नफेस निकालते वक्त डेटर से भी लेस हुआ था, तो वो जो बैड डेट है वो मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा। तो वो जो बैड डेट था उसको यहाँ लेस कर दिए, तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना आया, 2,68,000। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तीन साल का प्रॉफिट है इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग को एवरेज प्रॉफिट में एक चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो लैंड एंड बिल्डिंग पे और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिस इसका वैल्यू चेंज हुआ है। मतलब अगर पहला बात करें हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का, तो प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, देखो बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी पहले था हम लोग का बैलेंस शीट में 1,30,000, और बाद में मार्केट में उसका वैल्यू कितना हो गया था, प्लांट एंड मशीनरी का 1,20,000। तो 10,000 से उसका वैल्यू गिर गया। अगर 10,000 से उसका वैल्यू गिर गया तो उसका डेप्रिसिएशन भी अब कम लगेगा। तो अगर डेप्रिसिएशन हम लोगों का कम लगेगा तो प्रॉफिट हम लोगों का बढ़ जाएगा। हम ये एक बार फिर से बोल देते हैं लिखने के बाद।
इसमें हम क्या लिखे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि हमेशा जब भी एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, अगर सम में निकाला हुआ है तब ये वाला चीज नहीं करेंगे, पर अगर एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं और फिर कोई भी एसेट का वैल्यू चेंज होता है तो ये वाला चीज करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट लोग का होता है कि पहले किसी सम में तो हम एवरेज प्रॉफिट से ऐसा नहीं किए, तो इसका आंसर ये है कि एवरेज प्रॉफिट सारे सम्स में दिया हुआ था, इस सम में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो जो भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या गिरेगा तो उसमें डेप्रिसिएशन का ये वर्किंग्स करना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन ऐड होगा कि लेस, ये कैसे डिसाइड करेंगे? डेप्रिसिएशन ऐड तब होता है जब हम लोग के एसेट का वैल्यू पहले 1,30,000 था, अब 1,20,000 है, तो 10,000 से हम लोगों का एसेट का वैल्यू गिर जा रहा है। अगर हम लोगों के एसेट का वैल्यू 10,000 से डिक्रीज हो जा रहा है तो हम लोग का अब डेप्रिसिएशन भी कम लगेगा। अगर हम लोगों का डेप्रिसिएशन कम लगेगा तो हम लोग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं। अब कितना डेप्रिसिएशन होगा? पहले एसेट कितना था? 1,30,000, अब एसेट कितना है? 1,20,000, तो 10,000 से एसेट गिर गया। और 15% कहां से लाए? डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स किया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15%, ये हम सम के एंड में नोट बोलकर लिखवा देंगे। ये पता होता है, इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन का परसेंट 15% होता है, हम वही परसेंट यूज किए हैं। अब दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था? देखो पहले कितना था? 1,10,000, बाद में कितना हो गया? 2,40,000, तो हम लोगों का एसेट बढ़ गया है। एसेट बढ़ गया है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा देंगे तो प्रॉफिट गिर जाएगा, इसलिए ये डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। इसके बाद सब में एक दिया हुआ है लाइन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 25% या ट्रांसफर टू रिजर्व 25%। इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 25% हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब हम लोग का प्रॉफिट कितना आया? 77,833, इसमें से 25% हम लोग रिजर्व में डाल देंगे, बाकी पैसे को ही हम लोग परफेस बोलेंगे।
परफेस निकाल लेने के बाद तो हम लोग को पता ही है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला भी पता है, परफेस बाई पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इनटू 100। तो परफेस अभी हम लोग निकाले। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में देखो, 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है वो वाला। इसका फॉर्मूला भी हम लोग को पता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 29.19, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सब में कितना है देखो, सब में जो लिखता है ना, सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज अर्न एट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर शेयर, वो परसेंट ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। और इंटू 10 क्यों किए हैं, एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना था 10, ये वो वाला 10 है। तो इसका आंसर वही आ गया 29.19 रुपीज। अभी हम जो सम भेजे हैं वो जो जून 2019 में सीएस के सम में आया है, सीएस के एग्जाम में। इसमें हम लोग को बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। अगर फेयर वैल्यू निकालने बोलता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, यील्ड वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, फिर फेयर वैल्यू निकालेंगे। फिर इसमें बोल रहा है शेयर कैपिटल क्या है, हम लोग के पास कुछ प्रेफरेंस शेयर है, कुछ इक्विटी शेयर है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है 8,80,000 और नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया है 11%। ये क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11%। तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, नफेस। नफेस में क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस।
इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग को सम में ही दिया हुआ है 5 लाख, इक्विटी शेयर है 10 ईच, तो 50 लाख होगा। और रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों को 5 लाख दिया हुआ है, तो 55 लाख आ गया नफेस। नफेस का फॉर्मूला ये, अब इसके बाद निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इसका फॉर्मूला है नफेस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 55 लाख बाई 5 लाख। इसमें इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा इल्ड वैल्यू मेथड। इल्ड वैल्यू मेथड में सबसे पहले निकालना पड़ता है पफेस। सब में हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस कर देंगे तो पफेस आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछना है। अब इसमें हम लोग क्या किए, इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकाल लिए थे, फिर इल्ड निकाल रहे थे। इल्ड के लिए पफेस के लिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिए, उससे लेस प्रेफरेंस डिविडेंड किए, पफेस हम लोगों का आ गया। इसके बाद निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला रहता है पफेस डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो पफेस हम लोग का कितना आया था 3,80,000, उसमें हम 3,80,000 में हम लोग डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था 50 लाख इंटू 100, तो हम लोग आ गया 7.6%। उसके बाद इल्ड वैल्यू, इल्ड वैल्यू का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 7.6 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सम में दिया हुआ है 11%, तो सिर्फ 11 लिखेंगे, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना था 10 रुपीज, वही लिखे। अब निकाल लेंगे फेयर वैल्यू मेथड से।
ये जो इसके पहले अभी हम लोग सम किए जून 2019 का, ये 5 मार्क्स के लिए आया था। पर दिसंबर 2019 में कोई सम नहीं आया था इस चैप्टर से, इस चैप्टर से थ्योरी आया था 5 मार्क्स का। हम वो क्वेश्चन आंसर लिखवा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने का जरूरत ही क्यों पड़ता है? एक कंपनी को क्या जरूरत पड़ता है कि उसको अपना शेयर का दाम निकालना पड़ता है, वैल्यू निकालना पड़ता है? जब हम लोग एमलगमेशन करते हैं, एमलगमेशन का मतलब होता है दो कंपनी जब जुड़ती है, मर्ज होती है, तो उस वक्त हम लोगों को जानना पड़ता है कि मेरे कंपनी का वैल्यू है, मेरे शेयर्स का वैल्यू है कितना। इस सब में हम लोग को क्या बोल रहा है? इस सब में बोल रहा है द फाइनल अकाउंट्स ऑफ पी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2018 रिवील्ड द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन।
शेयर कैपिटल में हम लोग का क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर है 10 ईच, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20,000 50 ईच, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रिवील्स दैट एसेट्स आर अंडर वैल्यूड बाई 2,50,000। हम लोग का जो भी एसेट है वो पहले से अंडर वैल्यू किया हुआ है 2,50,000। अंडर वैल्यूड है मतलब हम लोग कम दिखा के रखे हैं 2,50,000, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2,50,000 से एसेट को बढ़ा देंगे। द एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब इससे अभी तक टैक्स लेस नहीं हुआ है, तो टैक्स लेस हम लोगों को करना होगा। 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, एवरेज प्रॉफिट है ये 5 लाख, टैक्स रेट है 30%, तो इस एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, इससे हम लोग लेस टैक्स कर देंगे 30%, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। It is anticipated that due to favorable market condition, pre-tax profit will increase by 20%. हम लोगों का प्रॉफिट 20% से इंक्रीज हो गया है, तो वो जो प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख उसको 20% से इंक्रीज कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट अ रिटर्न एट 15%, ये क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है। हम लोग इसमें क्या लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, और कोई भी फिक्टिशियस एसेट होता है उसको लेस कर देते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक फिक्टिशियस एसेट है, इसलिए इसको लेस कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग कोई भी एसेट का अगर बढ़ना या गिरना होता है वो भी लेते हैं। अब हम लास्ट सम, अब देखो एक चीज हम बताए थे, जब भी कोई एसेट लेते हैं तो उसका बढ़ा हुआ फिगर लेते हैं, ठीक है, पर यहाँ तो हम लोग एसेट रूल से कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग इसको लाइबिलिटी के तरीके से कर रहे हैं। देखो दो तरीके से नफेस निकल सकता है। पहला, सारा एसेट लिखो उससे लाइबिलिटी लेस कर दो। दूसरा, ये वाले फॉर्मूला से इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस उससे फिक्टिशियस एसेट लेस कर दो। दोनों में से हम लोग इसमें ये चूज किए हैं। जब हम लोग एसेट के रूल से करते हैं तब तो एसेट का जो रीवैल्यूड फिगर होता है, जो मार्केट प्राइस होता है वो लेते हैं, अगर वो फ्यूचर में बढ़ गया है या गिर गया है तो वो वाला प्राइस हम लोग लेते हैं। पर अगर हम लोग ये लाइबिलिटी अप्रोच से कर रहे हैं, ये वाले तरीके से कर रहे हैं, तो कोई भी एसेट में अगर कोई चेंजेस आया है तो सिर्फ जितने से बढ़ा है या जितने से गिरा है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोग का एसेट में क्या हुआ है, हम लोग का एसेट 2,50,000 से पहले कम था, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, एसेट को बढ़ा देंगे, इसलिए यहाँ पे ऐड इंक्रीज इन एसेट लिखेंगे।
के बाद हम लोग को करना है यील्ड वैल्यू मेथड से, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, परफेस। ये हम क्या कर रहे हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था 5 लाख, पर सब में थोड़ा नीचे लिखा था कि उस प्रॉफिट को 20% से बढ़ा दिए हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि क्लियर लिखा था कि प्री टैक्स प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 20%, तो हम लोग 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ा दिए, तो अब 6 लाख आ गया है पीबीटी, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग का कितना है, 15%।